मौर्य साम्राज्य की कहानी सिर्फ तलवारों और जीती हुई लड़ाइयों की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जो बनी तो थी ब्रूट मिलिट्री फोर्स से, लेकिन जिसने बाद में तलवार छोड़कर एक मॉरल कोड, एक नैतिक रास्ते को अपना लिया। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये सवाल ही इस पूरी कहानी के दिल में है कि आखिर कोई साम्राज्य तलवार के दम पर खड़ा तो हो जाता है, पर क्या वो धर्म और नैतिकता के रास्ते पर चल सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एम्बिशन और मिलिट्री पावर से होती है, और इस कहानी की शुरुआत होती है इसके फाउंडर से। इस साम्राज्य का उदय आप कह सकते हैं बहुत ही तेज और ड्रामेटिक था। बात है 322 ईसा पूर्व की, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु, अपने सलाहकार चाणक्य की मदद से नंद वंश के आखिरी राजा को हरा दिया। और ये तो बस शुरुआत थी। कुछ ही साल बाद 305 ईसा पूर्व में उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट के सबसे बड़े कमांडर सेल्यूकस निकेटर को भी हरा दिया। तो इस तरह से एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी गई, जिसकी बागडोर बाद में उनके बेटे बिंदुसार ने संभाली। बिंदुसार से जुड़ा एक बड़ा मजेदार किस्सा है। यूनानी लोग उन्हें अमित्रुकेट्स कहते थे। उन्होंने सीरिया के राजा को एक लेटर लिखा और 3 चीजें मांगी: बढ़िया अंजीर, मीठी वाइन और एक फिलोसोफर, मतलब एक दार्शनिक। तो सीरिया के राजा ने अंजीर और वाइन तो भिजवा दी, पर फिलोसोफर के लिए मना कर दिया। कहा कि भाई, हमारे यहाँ दार्शनिकों को बेचा नहीं जाता। ये छोटी सी कहानी हमें उस जमाने के डिप्लोमैटिक और कल्चरल रिलेशंस की एक बड़ी दिलचस्प झलक देती है ना? और अब कहानी में एंट्री होती है अशोक की। एक ऐसा नाम, एक ऐसा किरदार जिसके आने से मौर्य साम्राज्य की कहानी में एक जबरदस्त, एक नाटकीय मोड़ आने वाला था। ऐसा कहा जाता है कि अशोक शुरुआत में बहुत क्रूर थे। अपने पिता की मौत के बाद सिंहासन पाने के लिए उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। जरा सोचिए, ये उनके शासन की एक बेहद बेरहम शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जो आगे चलकर उनके जीवन में जो बदलाव आने वाला था, उससे बिल्कुल उल्टी थी। 261 ईसा पूर्व, ये साल अशोक की जिंदगी की और शायद पूरे मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी घटना का साल है। उनके राजा बनने के 8 साल बाद हुआ था कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। ये एक भयानक नरसंहार था। कहते हैं 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस युद्ध की भयावहता ने, उस खून खराबे ने अशोक को अंदर तक, मतलब पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। और बस यहीं से उनकी सोच, उनकी पॉलिसी, सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। कहते हैं बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के असर से अशोक ने अपने साम्राज्य को चलाने का एक बिल्कुल नया तरीका, एक नई फिलॉसफी अपनाई। आइए देखते हैं कि ये बदलाव असल में था क्या। ये अशोक की पॉलिसी का सबसे बड़ा शिफ्ट था। उन्होंने भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपना लिया। मतलब अब युद्ध के नगाड़ों की आवाज नहीं, बल्कि धर्म और नैतिकता की आवाज गूंजेगी। उनका लक्ष्य अब जमीन जीतना नहीं रहा, अब वो लोगों का दिल जीतना चाहते थे। अब सवाल ये था कि इस नई सोच को इतने बड़े साम्राज्य में फैलाया कैसे जाए। तो अशोक ने चट्टानों और बड़े बड़े खंभों पर अपने संदेश खुदवाए। ये संदेश आम लोगों की भाषा प्राकृत में थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि साम्राज्य के कोनों में ये संदेश ग्रीक और अरामी भाषा में भी मिलते हैं। सदियों तक इन लेखों को कोई पढ़ नहीं पाया। फिर 1837 में जेम्स प्रिंसप नाम के एक स्कॉलर ने इन्हें डिकोड किया, और इन्हीं से हमें पता चला कि अशोक खुद को देवानाम पियदसी कहते थे, जिसका मतलब है देवताओं का प्रिय। यह शिलालेख, आप कह सकते हैं, अशोक के मन में झांकने की एक खिड़की की तरह है। जैसे कि शिलालेख 13 में वो सीधे सीधे कलिंग युद्ध के लिए अपने पछतावा की बात करते हैं, तो वहीं शिलालेख 1 में वो जानवरों की बलि पर रोक लगाने का हुक्म देते हैं। इससे पता चलता है कि उनका बदलाव सिर्फ किताबी नहीं था, बल्कि वो इसे अपनी पॉलिसीज में भी ला रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और अब एक नई सोच वाले साम्राज्य को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था? चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। इस पूरे सिस्टम की नींव थी चाणक्य के अर्थशास्त्र में दी गई सप्तांग थ्योरी। ये थ्योरी एक राज्य को एक शरीर की तरह देखती है, जिसके 7 जरूरी अंग होते हैं। राजा यानी स्वामिन सिर है, मंत्री यानी अमात्या आंखें हैं, खजाना यानी कोषा मुंह है, और इसी तरह बाकी सब। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं थी, ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट चलाने का पूरा ब्लूप्रिंट था। और इस ब्लूप्रिंट को असलियत में बदलने के लिए एक जबरदस्त ब्यूरोक्रेसी थी।
समाहर्ता जैसा ऑफिसर रेवेन्यू देखता था, तो सन्निधाता खजाने का इंचार्ज था। लेकिन अशोक ने एक बिल्कुल नई और यूनिक पोस्ट बनाई, धम्म महामत। इन ऑफिसर्स का काम था पूरे साम्राज्य में घूमना और लोगों को धम्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना। अच्छा, हमें मौर्य समाज की एक बाहरी झलक भी मिलती है यूनानी यात्री मेगास्थनीज की किताब इंडिका से। उन्होंने समाज को 7 क्लासेस में बांटा था, काम के आधार पर। इसमें फिलोसोफर, किसान, सैनिक और यहाँ तक कि जासूस भी शामिल थे। ये दिखाता है कि उस वक्त का समाज कितना ऑर्गेनाइज्ड और स्पेशलाइज्ड था। देखिए, हर साम्राज्य एक न एक दिन खत्म होता है। मौर्य साम्राज्य भी हुआ, लेकिन ये अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गया जो आज भी भारत की कला, आर्किटेक्चर और राष्ट्रीय पहचान में जिंदा है। मौर्य साम्राज्य का अंत भी काफी ड्रामेटिक था। आखिरी राजा बृहद्रथ को उन्हीं के कमांडर पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया और इसी के साथ मौर्य वंश का अंत हो गया। लेकिन जैसा मैंने कहा, साम्राज्य खत्म हो गया पर उसकी विरासत अमर हो गई। इस विरासत का सबसे शानदार, सबसे पावरफुल सिंबल है सारनाथ का सिंह स्तंभ। ये अशोक का सबसे मशहूर स्तंभ है। इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं में देख रहे हैं, शक्ति का प्रतीक। और इसके नीचे जो आधार है उस पर बने 4 जानवर और धर्मचक्र, ये सब अशोक के धम्म के शासन को दिखाते हैं। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? हजारों साल बाद आज वही सारनाथ का सिंह स्तंभ स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारा नेशनल एम्ब्लेम। मतलब मौर्य साम्राज्य की विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि भारत की पहचान के बिल्कुल केंद्र में है। और इसी राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा है हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही हमेशा जीत होती है। ये एक लाइन मौर्य साम्राज्य के उस महान नैतिक बदलाव का सबसे पावरफुल समरी है। और आखिर में ये कहानी हमें उसी सवाल पर वापस ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। क्या सैन्य शक्ति पर बना कोई राज्य सिर्फ नैतिक बल के सहारे सच्ची और स्थायी महानता हासिल कर सकता है? मौर्य साम्राज्य का ये पूरा सफर इसी एक सवाल पर सोचने को मजबूर करता है।